Hey guys, so we're coming on to our next topic in chemistry for NEET rapid revision. हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स में से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट टू क्वेश्चंस. वन कैन बी अ न्यूमेरिकल एंड द अदर वन कैन बी अ कॉन्सेप्चुअल वन. सो वी आर गोइंग ऑन टू थर्मोडाइनमिक्स पार्ट वन. और पार्ट वन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू द objectives of thermodynamics, then we will do terminology of thermodynamics, we will do types of systems, then we are going to do properties of systems, and we are going to do the thermodynamic processes. Now objectives thermodynamics के क्या होते हैं, क्यों हमको thermodynamics को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो help करता है to predict the feasibility of a given transformation, whether a reaction is feasible, whether a reaction is going in the forward direction, वो हमें thermodynamics बताता है. और वो help करता है to derive the various energy changes which are taking place during a given change and interrelate them, कि whether energy is given out during a reaction or energy is taken in during a reaction, whether the process is endothermic or exothermic, वो भी हमें thermodynamics उसको वेरियस एनर्जी चेंजेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. वो हमें हेल्प करता है टू डिराइव वेरियस लॉज लिस्ट, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन, फेज रूल्स, इनको भी हेल्प करता है डिराइव करने में. एंड देन किस तरह से एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम लोगों को प्रेजेंट करना है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, दैट ऑल्सो थर्मोडाइनमिक्स टेल्स अस. एंड लास्टली जो थर्मोडाइनमिक्स है दैट हेल्प्स अस to derive at what conditions the equilibrium is attained. किस तरह से हम लोग equilibrium एक किसी भी reaction में attain कर सकते हैं. The thermodynamics also has a few limitations. The laws of thermodynamics they will apply only to matter in bulk. Atoms और molecules के ऊपर apply नहीं होता. ये suggest करता है for the feasibility of reactions, but रेट ऑफ रिएक्शन हमें नहीं बता पाता. तो ये हमें ये बता सकता है कि एक रिएक्शन फिजिबल हो सकती है, पर कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं, कितनी स्पीड अप रिएक्शन हो सकती है, वेदर रिएक्शन स्लो है, वेदर रिएक्शन फास्ट है, वो सब चीज़ें थर्मोडाइनमिक्स हमें नहीं बताता. देन इट फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम. तो जो सिस्टम्स इक्विलिब्रियम से दूर हैं, ठीक है, तो उन सिस्टम्स को भी एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प नहीं कर पाता है थर्मोडाइनमिक्स. नाउ व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स में थ्रू आउट द चैप्टर. आज पार्ट वन हम कर रहे हैं, तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है. जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है दैट इज़ गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दैट इज गोइंग टू बी द यूनिवर्स. सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम वो है एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और एनीथिंग अंडर स्टडी. सो सिस्टम इज अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विद रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज. ठीक है, तो सिस्टम जो है दैट इज एनीथिंग अंडर स्टडी. जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर है, उसके टेम्परेचर को आप मॉनिटर कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिस्टम. ओके, या इफ़ यू आर द एग्रीकल्चरिस्ट, वो सॉइल की पीएच लेवल वगैरह को उस सब को मॉनिटर करते हैं या देखते हैं कि किस तरह से पीएच उसका अप्रोप्रिएट किया जा सकता है, तो क्या पढ़ रहे हैं वो, दे आर स्टडिंग अबाउट सॉइल. सो ओवर देयर सॉइल इज गोइंग टू बी अ सिस्टम. सराउंडिंग्स क्या हुए कि जितना भी सिस्टम से अलग है, जो भी पार्ट सिस्टम को सराउंड कर रहा है in the universe, that is going to be known as the surroundings. ठीक है, so उसे हम लोग क्या बुला रहे हैं, surroundings. The rest part of the universe adjacent to real or imaginary boundaries of the system, that is known as surroundings. boundary क्या हो गया, boundary होगा जो system और surrounding को separate करता है. ओके, सो ये जो बाउंड्रीज होती हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती हैं, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है, डायथर्मिक भी हो सकती है, और इट कैन बी एडियाबैटिक ऑल्सो. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी विच वी आर गोइंग टू यूज़. अब सिस्टम्स जो है, दो तरह से हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं. वन इज़ होमोजीनियस सिस्टम. होमोजीनियस सिस्टम इज़ which is having a uniform nature. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेकिंग अ टम्बलर और उस टम्बलर के अंदर हम लोगों ने सॉल्ट का सोल्यूशन डाला है,
तो सॉल्ट का सोल्यूशन सॉल्टी ही रहेगा, whether you are picking a spoon from the bottom or you're picking a spoon of the solution from the top. So you cannot see two different phases. Salt and water, they appear as one. So इनकी uniform nature होती है throughout and it is made up of one phase, or we can also write that P that is equal to 1. फिर heterogeneous system आ गया. Heterogeneous system क्या हुआ? System which is not uniform throughout. ओके तो हमने सेम टम्बलर ले लिया और इस टम्बलर में हम लोगों ने ले लिया है ऑयल प्लस वाटर. तो आप क्या देखोगे कि जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ को तैरेगा और जो वाटर है वो नीचे रहेगा. सो देयर इज गोइंग टू बी अ बाउंड्री लाइन ओवर हियर विच इज separating it into two phases. So it can consist of two phases, it can consist of three phases. So generally P in this case is always greater to 1. Okay, systems can also be classified as open systems कि किस तरह से वो behave करते हैं, किस तरह से वो energy changes करते हैं with the surroundings. तो उसके basis पे हमारे पास आ जाता है open system. तो ये वो system है जिसमें exchange of mass and energy is possible. तो ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ मास भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है. जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर, तो व्हाट विल यू सी कि मास एक्सचेंज कर रहा है क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाता रहेगा एज वाटर इज इवेपोरेटिंग, एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द सराउंडिंग्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग अस, वी ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सिस्टम्स. अर्थ जो है दैट इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम. फिर आ जाता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम वो है जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. तो अगर आपने वो टम्बलर जो वाटर का लिया था जो बॉयल हो रहा था उसको आप एक लिड के साथ अगर कवर कर देते हो तो एनर्जी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एक्सचेंज्ड. बट व्हाट हैपन्स, इसको हमने ऊपर से लिड लगा दिया, व्हाट हैपन्स टू मास, जितना पानी इवेपोरेट होगा वो सारा का सारा कंडेंस होके वापस आ जाएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम. So it will example which we can take over here is heating of liquid in a sealed tube, balloon which is filled with a gas, and इसमें satellite जो orbit में होता है that is also an example of a closed system. Then we come to isolated system. So isolate करना किसी चीज़ को मतलब कि ना तो वो energy exchange कर सकता है ना ही वो mass exchange कर सकता है with the surroundings. जैसे लिक्विड आपने सील्ड थर्मोस फ्लास्क में ले लिया तो हमने क्या किया है कि हमने इंसुलेट कर दिया है उसको, राइट. सो इंसुलेट जब करेंगे हम तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ ना ही मैटर एक्सचेंज होगा, और इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे से हमें क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इंटरनल एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम की होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. देन वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. सो प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ गई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हुई? इन मतलब जो उसके अंदर ही है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट. सो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम जो कि मास के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, that is intensive properties. So like for example if we are taking let's say a box, okay, और इसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड डाल दिया है and the total volume V total that is taken as V and the temperature that is taken as T. Okay, नाउ आप इसमें एक बीच में पार्टीशन डाल देते हो विच इज एग्जैक्टली इन द सेंटर. ओके, तो इसका वॉल्यूम आ गया V1, इसका वॉल्यूम आ गया V2, राइट. बट व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर? टेम्परेचर दैट विल रिमेन सेम. V1 will be equal to what? V1 will be equal to Vt divided by 2, half of total volume, and V2 will also be equal to Vt divided by 2. Right. Now the temperature is not changing. Therefore, temperature is going to be intensive property. It is not depending upon the
volume of the liquid which we have taken. Okay, so temperature, pressure, density, viscosity, concentration, surface tension, boiling point, melting point, refractive index, molar volume, gas constant, vapor pressure, specific heat, dielectric constant, molar heat capacity, molar conductance, ये सारे जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं. अब अगेन बच्चों इसमें से हमको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज an intensive property or which of the following is not an intensive property. अब extensive का मतलब कि it is going to properties which are going to depend on the quantity of matter present in the system. जैसे मास आ गया, जैसे आपने पिछली वाली इसमें एग्जाम्पल लिया वॉल्यूम. सो वॉल्यूम आप देख रहे हो कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है जब हम लोग पार्टीशन लगाते हैं. तो वॉल्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. लेंथ आ गया, वॉल्यूम आ गया, एनर्जी आ गई, एंथैल्पी आ गई, एंट्रोपी आ गई, फ्री एनर्जी आ गई, हीट कैपेसिटी आ गई. सो दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. प्लीज रिमेंबर कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर एडिटिव इन नेचर. नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये भी याद रखो कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. An example which we can take over here is, so extensive upon extensive is intensive. Example which we can take over here is density. Density that is equal to mass upon volume. Mass क्या है? Extensive property. Volume क्या है? Extensive property. So density क्या बन गई? Intensive property. So इस तरह के questions भी हम लोग expect कर सकते हैं. Path functions क्या हुए? Quantities जो कि depend करती हैं on the paths by which the state has been achieved. जैसे work done और heat supplied will depend upon कि on the path, right? So इनको हम लोग path functions बुलाते हैं. जो depend नहीं करते path के ऊपर उनको हम state functions बुलाते हैं. So fundamental properties जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, जो कि डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस. Another thing, they do not depend upon the path. So these are not going to depend upon the path, how the final state is achieved. Isothermal process, let's go on to certain processes over here. So isothermal process में हमारे पास a process, iso means same, thermal means temperature, in which temperature of a system does not change throughout the studies of a system, उसको हम लोग isothermal process बुलाते हैं. For isothermal process delta T that is equal to 0 and delta U is also equal to 0. इसमें से भी हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दैट इज अचीव्ड बाय यूजिंग थर्मोस्टैटिक कंट्रोल. ठीक है. एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग डज नॉट टेक प्लेस. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डी क्यू होगा या डेल्टा क्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी 0. सो इसे हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय इंसुलेटिंग द सिस्टम बाउंड्रीज. देन वी कम टू साइक्लिक प्रोसेस, a system in which initial state of a system is regained after series of operation. जैसे for example अगर हमारे पास हमने रिएक्शन शुरू करी है from A से B से C और C से हम वापस आ गए to A. Okay, so this is known as a cyclic system. Please remember that for cyclic process delta U that is equal to 0 and delta H is also equal to 0. Change in internal energy is 0, change in enthalpy is also 0. फिर आ गया हमारे पास isochloric process, a process in which volume of the system that remains constant, therefore delta V change in volume that is equal to 0. Now absorption of heat shows only an increase in internal energy, right? सिर्फ internal energy जो है वो increase हो सकती है by absorption of heat, but there is going to be no change in volume. Isobaric process,
ISO means same, bar means pressure, so process in which the pressure of a system remains constant. टाइपिंग एरर है यहाँ पे. So remains constant, which means that delta P over here is going to be 0. Now absorption of heat shows an increase in its enthalpy. जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि absorption of heat will for isochoric process absorption of heat shows only an increase in internal energy. तो isobaric में there is going to be increase in enthalpy. फिर irreversible process क्या होता है? इरिवर्सिबल से पहले लेट्स गो ऑन टू रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बुलाते हैं. ओके, जिसमें सारी चेंजेस जो हैं जो अकर हो रही हैं एट एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन द सिस्टम इन बाउंड्रीज वो रिवर्स हो जाएंगी. तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय एन एरो. राइट. सो अगर हम लोग कंडीशन रिएक्शन कंडीशंस चेंज कर दें इसकी, तो there is always a possibility that the reaction that starts going in the opposite direction. Now ये जो reversible processes होते हैं इनके कुछ characteristics हैं. जैसे for example जो reversible process होगा उसमें slow change होगी during operations. Slow change during operations. So जब भी एक reaction हो रही है, the reaction that is going to be slow. राइट. नाउ सराउंडिंग्स, एक और चीज आपने याद रखनी है इसमें कि जो सराउंडिंग्स होती हैं दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम. आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम with the system. ठीक है. प्रोसेस जो है दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है. जो ड्राइविंग फोर्स होगा रिएक्शन का और अपोजिंग फोर्स होगा वो डिफर होंगे बाय अ वेरी स्मॉल वैल्यू, और ये हमें मैक्सिमम वर्क देती है ड्यूरिंग द स्टडीज. अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो नेटवर्क इन्वॉल्व इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. रिमेंबर दिस कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो नेटवर्क जो होगा, नेटवर्क डन, दैट इज इक्वल टू 0. फिर हमारे पास आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस वो हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अगर हम लोग कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस को हम चेंज कर देंगे तो हम रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते. इसको हम एक सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक, इसमें फास्टर चेंजेस होती हैं. जैसे रिवर्सिबल में स्लो होती हैं तो इसमें फास्टर चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस. और इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सिस्ट करेगा ओनली, नॉट थ्रू आउट द रिएक्शन, ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेजेस. नाउ ये जो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं ये ना अनडायरेक्शनल प्रोसेस है. ओके. और ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है. या ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगा या अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. देन इट इज़ गोइंग टू give us some net work, and also remember that जो W होता है work done during a reversible process वो ज़्यादा होता है with respect to work done during an irreversible process. ठीक है. नॉर्मली जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको बहुत कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन करनी पड़ती हैं. तो आज का टॉपिक यहीं तक. वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो. तब तक तुम इसको अच्छे से रिवाइज कर लो.